नमस्कार डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधिनियमन एवं प्रवर्तन की तिथि एवं इसके उद्देश्यों पर चर्चा की। आज के इस लेक्चर में हम अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अध्याय 1 पर चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया कि इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय एवं 23 धाराएं हैं। इस अधिनियम के अध्याय 1 का नाम प्रारंभिक है और इसमें धारा 1 एवं धारा 2 आती है। जैसा कि सामान्यतः हम किसी भी अधिनियम का अध्ययन करते हैं तो उस अधिनियम की धारा 1 में उसके संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ को बताया गया होता है तथा धारा 2 में उसकी कुछ परिभाषाएं दी गई होती। ऐसा ही इस अधिनियम में भी है। इस अधिनियम की धारा 1 इसकी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट को बताती है, अर्थात इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं इसके प्रारंभ की तिथि को बताती है। धारा 1 की उपधारा 1 यह कहती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। धारा 1 की उपधारा 2 इसके विस्तार को बताती है। अध्याय 1 की धारा 1 की उपधारा 2 यह कहती है कि इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। जब यह अधिनियम बना था तो अध्याय 1 की धारा 1 की उपधारा 2 में जम्मू कश्मीर के सिवाय शब्द भी था, लेकिन इस शब्द को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की अनुसूची 5 की टेबल 1 की प्रविष्टि 98 द्वारा निरसित कर दिया गया। अतः यह अधिनियम अब संपूर्ण भारत पर लागू है। धारा 1 की उपधारा 3 यह कहती है कि यह अधिनियम उस तिथि से प्रवर्तित होगा जो तिथि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 30 जनवरी 1990 को इस अधिनियम की प्रवर्तन की तिथि घोषित की। अतः यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। अधिनियम की धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं इसमें कई सारी हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर ही चर्चा करेंगे। कारण यह है कि सब कुछ याद करने के चक्कर में कुछ भी याद नहीं रहता है, तो हम केवल उन्हीं परिभाषाओं को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। बाकी की परिभाषाएं आप बेयर एक्ट से देख सकते हैं। धारा 2 की उपधारा 1 की खंड ए अत्याचार को परिभाषित करता है। धारा 2 की उपधारा 1 का क्लास ए यह कहता है कि अत्याचार से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है। अधिनियम की धारा 3 में विभिन्न कृत्यों का उल्लेख किया गया है जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं। इस प्रकार न तो धारा 1A न धारा 3 ही कोई टेस्ट ले डाउन करती है जिसके आधार पर हम खुद अत्याचार को परिभाषित कर सकें, बल्कि धारा 3 कुछ कृत्यों का उल्लेख करती है जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हैं। वैसे अत्याचार शब्द का सामान्य अर्थ कोई ऐसे कृत्य से है जो क्रूर, अमानवीय अथवा बर्बर प्रकृति का हो। धारा 2 की उपधारा 1 का क्लास BC आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित करता है। इस क्लास को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा जोड़ा गया। क्लास BC के अनुसार निम्न गतिविधियां आर्थिक बहिष्कार की श्रेणी में आती हैं। नंबर 1,
किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य के साथ काम करने से इनकार करना। नंबर 2, अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य को सेवा न प्रदान करना अथवा उन्हें सेवा प्रदान न करने देना। नंबर 3, सामान्यतः व्यापार जैसे किया जाता है उस तरीके में बदलाव लाना, क्योंकि अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति का सदस्य इसमें शामिल है। धारा 2 की उपधारा 1 का क्लास सी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। इस क्लास के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में है। आइए अब देखते हैं कि संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की परिभाषा से संबंधित क्या उपबंध है। तो अनुच्छेद 366 का क्लास 24 यह कहता है कि अनुसूचित जातियों से ऐसी जातियां, मूल वंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के समूह अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है। अर्थात संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 366 का क्लास 24 ये कहता है कि वो जातियां, मूल वंश या जनजातियां अनुसूचित जातियां कहे जाएंगी जिनका उल्लेख अनुच्छेद 341 में किया गया है। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 341 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी जाति, मूल वंश या जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 341 का खंड 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि द्वारा किसी जाति, मूल वंश या जनजाति को राष्ट्रपति द्वारा घोषित की गई अधिसूचना में सम्मिलित कर सकता है या उसमें से उसको बाहर निकाल सकता है। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा जारी की अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना को संसद द्वारा विधि द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। इसको किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह और कि यदि किसी राज्य के संदर्भ में किसी जाति, मूल वंश या जनजाति को अनुसूचित जाति घोषित करना है तो उसके लिए अधिसूचना जारी करने से पहले राष्ट्रपति को राज्यपाल से परामर्श लेना अनिवार्य है। किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम ध्यान दें तो हम ये पाते हैं कि अनुच्छेद 341 भी अनुसूचित जाति की कोई परिभाषा नहीं देती है। यह केवल ये बताती है कि राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा किसी भी जाति, मूल वंश या जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। इस संदर्भ में एक माननीय उच्चतम न्यायालय का वाद महत्वपूर्ण है। इस वाद का नाम है भैया लाल बनाम हरकिशन सिंह। ये 1955 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इस वाद में यह कहा गया कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई जनजाति इस अनुच्छेद के अर्थ के अंतर्गत जनजाति है या नहीं, तो राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई लोक अधिसूचना को देखा जाना चाहिए। किसी जाति, मूल वंश या जनजाति या इनके किसी भाग को इस संविधान के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। इस संबंध में राष्ट्रपति का आदेश निश्चयात्मक है।
तो अगर हमको यह निर्धारित करना है कि कोई जाति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है या नहीं, तो उसके लिए हमको अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा घोषित की गई अधिसूचना का अध्ययन करना होगा। अनुसूचित जनजाति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 366(25) ये कहता है कि अनुसूचित जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं, यूथ अर्थात समूह अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। अर्थात संक्षेप में अनुच्छेद 366 की उपधारा 25 ये कहती है कि अनुसूचित जनजातियां वे जनजातियां हैं जिनको अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। अनुच्छेद 342 भी अनुच्छेद 341 की तरह ही यह कहता है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होगा कि वह किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा जनजाति समुदाय के भाग या उसके किसी समूह को लोक अधिसूचना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। यदि किसी राज्य के संदर्भ में लोक अधिसूचना जारी करनी है तो उसके लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेना अनिवार्य है। अनुच्छेद 342 की उपधारा 2 संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह अनुच्छेद 342 की उपधारा 1 में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई लोक अधिसूचना को संशोधित कर सकता है, अर्थात इसमें किसी जाति को शामिल कर सकता है या निकाल सकता है। अब आइए अगली परिभाषा देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 2 की उपधारा 1 की एक क्लास BC में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। यह क्लास भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा जोड़ा गया। क्लास BC के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां आर्थिक बहिष्कार की श्रेणी में आती हैं। पहला, किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य के साथ काम करने से इनकार करना। नंबर 2, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सेवा न प्रदान करना अथवा उन्हें सेवा प्रदान न करने देना। नंबर 3, सामान्यतः व्यापार जैसे किया जाता है उस तरीके में बदलाव लाना, क्योंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य इसमें शामिल है। तो इस प्रकार हमने धारा 2 में दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा की। एक और महत्वपूर्ण परिभाषा जिसको कि धारा 2 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा जोड़ा गया, वह है सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार को धारा 2 की उपधारा 1 के क्लास EB में परिभाषित किया गया है। इस क्लास के अनुसार सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों को कोई प्रथागत सेवा प्रदान करने से रोकना। नंबर 2, उसे अन्य व्यक्तियों से कोई प्रथागत सेवा प्राप्त करने से रोकना। नंबर 3, किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से सामाजिक संबंध बनाने से रोकना। नंबर 4, किसी व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग थलग करना।
यदि आप सामाजिक बहिष्कार को अनुसूचित जातियों के संदर्भ में प्रायोगिक तौर पर समझना चाहते हैं तो आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं भी देख सकते हैं। यह कहानी यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। उसमें आपको ये पता लगेगा कि सामाजिक बहिष्कार किस हद तक अन्यायपूर्ण है अनुसूचित जातियों अथवा जनजातियों के संदर्भ में। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें। इस लेक्चर के PDF नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्जाम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।